Hello and welcome to the Current Affairs Shorts Initiative by Prep IAS. In this initiative, we cover some key topics that have recently been in the news and that are important for your current affairs preparation. So let's take a quick look at the topics that we'll be covering today. So these are the topics that will be covered today. Let's start with the first topic. And the first topic is non-deliverable derivatives. The Reserve Bank of India has restricted banks from engaging in rupee-based NDD markets to curb speculation and stabilize the currency. Reserve Bank of India ने कह दिया है कि अब जो इंडियन बैंक्स हैं वो NDD मार्केट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते. तो क्या है ये NDD मार्केट्स, ये एग्जिस्टेंस में कैसे आए, क्यों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया चाहता है कि बैंक्स इनमें पार्टिसिपेट ना करें, इन सब क्वेश्चंस का आंसर हम अभी देख लेते हैं. तो जो नॉन डिलीवरेबल डेरिवेटिव्स होते हैं, जिनको NDDs भी कहा जाता है, ये होते हैं करेंसी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स. अब इसका क्या मतलब हुआ, दो पार्टीज़ हैं वो आपस में कॉन्ट्रैक्ट करती हैं कि एक अंडरलाइंग करेंसी, यहाँ पे हम लोग एग्जांपल के लिए लेते हैं रुपीज़. इस रुपीज़ का मान लीजिए डॉलर्स के टर्म में क्या एक्सचेंज वैल्यू होने वाली है आज से 3 दिन बाद. ठीक है. अभी जो पहली पार्टी है, इनका कहना है कि जो रुपी है वो वीकन हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू डॉलर, जबकि जो सेकंड पर्सन है ये मानते हैं कि जो रुपी है वो स्ट्रॉन्गर रहेगा डॉलर की तुलना में. ठीक है. दोनों ने अलग अलग बेट किया है. अब ये मान लीजिए कि अभी रुपी का करंट एक्सचेंज रेट है 80 रुपीज़ इक्वल टू $1. ये हम लोग एज्यूम कर लेते हैं. 3 दिन बाद अगर रुपी की वैल्यू हो गई 77, ठीक है, $1 की तुलना में 77 हो गई, इसका मतलब रुपी स्ट्रांग हो गया डॉलर की तुलना में, है ना. कम रुपीज़ में ज़्यादा डॉलर आ रहा है तो रुपी स्ट्रांग हो गया. इसका मतलब फर्स्ट पर्सन क्या हो गया, गलत हो गया. फर्स्ट पर्सन गलत हुए तो जो डिफरेंस अमाउंट है 88 माइनस 77 करके जो 3 का डिफरेंस अमाउंट है, ये जो फर्स्ट पर्सन है वो सेकंड पर्सन को पे करेंगे. ठीक है. ये होता है नॉन डिलीवरेबल डेरिवेटिव, यानी कि किसी एक करेंसी के जो फ्यूचर एक्सचेंज रेट होने वाली है उसके ऊपर कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है. अब इस एग्जांपल में हमने जो देखा ये तो बहुत छोटे छोटे फिगर्स हमने सिर्फ समझने के लिए थे, ये काफ़ी बड़े फिगर्स भी हो सकते हैं. अब एक जो की पॉइंट इस टॉपिक से आता है वो ये है कि इस कॉन्ट्रैक्ट के बाद डिलीवरी ऑफ द करेंसी डज नॉट टेक प्लेस, यानी कि जो करेंसी है उसका सीधा सीधा डिलीवरी नहीं होती, बल्कि जो डिफरेंस है एक्सचेंज रेट में, जो डिफरेंस है जो आपने एक बैट किया था उसकी तुलना में सिर्फ वो अमाउंट दिया जाता है. तो एक्चुअल जिस करेंसी के ऊपर बैटिंग की गई थी, मान लीजिए जैसे रुपी के ऊपर बैटिंग की गई थी, तो यहाँ पे रुपी ले जाके नहीं दिया जाएगा. यूजुअली डॉलर्स में ये सब होते हैं ट्रांजैक्शन. तो अंडरलाइंग करेंसी कुछ भी हो सकती है जिसके ऊपर बैटिंग की जा रही है, पर सेटलमेंट उसी करेंसी में होगा जो कॉन्ट्रैक्ट में अग्रीड है या फिर यूजुअली डॉलर्स में होता है. तो ये तो हुए NDDs. अब ये एग्जिस्टेंस में क्यों है ना, क्या ज़रूरत पड़ी ये NDD मार्केट सेटअप करने की. तो इसका जो सबसे बड़ा कारण है कि कैपिटल अकाउंट रिस्ट्रिक्शन है इंडिया में. इंडिया में हम जानते हैं कि जो करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी है वो 100% है, यानी कि अगर कोई करंट अकाउंट में ट्रेड हो रहा है तो उसमें रुपी फुल्ली कन्वर्टिबल होता है. इसका मतलब क्या हुआ, अगर कोई ट्रेडर कोई सामान एक्सपोर्ट करता है और बदले में उसको डॉलर्स में पेमेंट मिलती है, तो वो जाके इस डॉलर को सीधा सीधा रुपीज़ में कन्वर्ट करा सकता है और इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है ना. जितना उसके पास डॉलर है उस समय जो भी एक्सचेंज रेट होगा उतने उसको रुपीज़ मिल जाएंगे. लेकिन जब कैपिटल अकाउंट की बात होती है तो कैपिटल अकाउंट में अभी इंडिया में पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी है. इसका मतलब कि अगर मान लीजिए किसी ने इंडिया में बिजनेस सेटअप किया हुआ है, कोई फॉरेन कंपनी ने, और वो अपने यहाँ के कैपिटल एसेट्स को बेच के पूरा का पूरा पैसा को लेके US वापस जाना चाह रहे हैं, तो उनके जो पूरा पैसा है वो रुपी से डॉलर में कन्वर्ट करके उनको नहीं दिया जाएगा. उसके लिए उनको परमिशन लेनी पड़ेगी, क्योंकि जो कैपिटल अकाउंट है वो अभी इंडिया में पार्शियली कन्वर्टिबल है. और कैपिटल अकाउंट में FDI, FII ये सब इंस्ट्रूमेंट भी आते हैं. इसीलिए अगर किसी फॉरेनर को इंडिया के रुपी मार्केट में पार्टिसिपेट करना है तो उसको कोई दूसरा तरीका चाहिए था, और ये जो नॉन डिलीवरेबल डेरिवेटिव्स हैं ये एक अच्छा तरीका था, क्योंकि उनको अंडरलाइंग करेंसी में ट्रेड ही नहीं करना होता था. ट्रेड तो डॉलर में होगा, जो हमने देख लिया NDD में होता है, और इसलिए ये मार्केट फॉरेनर्स के पार्टिसिपेशन के लिए फेमस हो गए. तो ये तो इनका ऑब्जेक्टिव था बनाने का. लेकिन RBI ने ऑब्जर्व किया कि इस मॉडल के साथ कुछ कंसर्न्स थे. क्या कंसर्न्स थे कि RBI ने सोचा था कि ये काम करेंगे हेज फंड्स के रूप में. ठीक है. हेज फंड क्या होते हैं कि अगर मार्केट में कुछ शॉक्स आते हैं तो कम से कम इंडियन कंपनीज और इन्वेस्टर्स ऐसे पोजीशन लेके रख सकते हैं जो अनफेवरेबल कंडीशन में कंप्लीट लॉस ना करा के कंपनी को कुछ इन्वेस्टमेंट को सेफ रख सके. लेकिन ऑब्जर्व क्या किया गया कि जो कंपनियां हैं वो इसको स्पेक्यूलेटिव पर्पसेस के लिए यूज़ करने लग गई, यानी कि वो इसमें अपना
फ़ायदा कमाने के लिए देखने लग गई। कंपनियां ये बेट करने लग गई कि आगे चल के इंडिया की करेंसी है वो वीकन हो जाएगी डॉलर के मुकाबले। जब बहुत ज़्यादा लोग ऐसा बेटिंग करने लग गए या ऐसी पोजीशंस लेने लग गए तो क्या हुआ, अब इस पोजीशन को देख के जो भी इस फील्ड से जुड़े लोग हैं उन्हें लगने लग गया कि वाकई रुपी वीकन होने वाला है। और मार्केट सेंटीमेंट जब डाउन जाने लग गया तो इसका असर करेंसी पे पड़ा और सच में करेंसी वीकन होने लग गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एनडीडी के कारण अब जो हमारी एक्चुअल करेंसी है उस पर असर पड़ने लग गया। ठीक है, उसका वैल्यूएशन एनडीडी तय कर रहा है, ना कि आरबीआई, क्योंकि मार्केट सेंटीमेंट है वो एडवर्स हो जाता था रुपी के लिए। और ये इफेक्ट ज़्यादा इसलिए नज़र आ रहा था क्योंकि जो हमारे इंडियन कमर्शियल बैंक्स हैं वो भी इनमें पार्टिसिपेट करते थे। और उनके पार्टिसिपेशन के कारण क्या होता था, इंडिया का जो डोमेस्टिक मनी है वो अब जाके इंटरनेशनल मार्केट में इन्वेस्ट हो रहा है, और वहाँ पे अगर लॉस हो रहा है तो इंडिया के डोमेस्टिक मार्केट में वो लॉसेस दिखते थे, और पूरा ये जो साइकिल बन जाता था ये एक नेगेटिव साइकिल बन रहा था रुपी के लिए। तो इसलिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने तय किया कि अब जो हमारे कमर्शियल बैंक्स हैं वो इस एनडीडी मार्केट में जाके एंगेज नहीं कर सकते। ठीक है, टॉपिक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन आपको इसमें से सिर्फ ये समझना है कि एनडीडी क्या होता है, रिजर्व बैंक ने अभी हाल ही में इसमें क्या डिसीजन लिया है और किन कंसर्न्स की वजह से ये डिसीजन लिया गया है, और अब इसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है। क्योंकि इम्पैक्ट तो यही है कि रुपी को आरबीआई के ही कंट्रोल में रखा जाए और एक्सटर्नल जो भी फैक्टर्स हैं वो इसको इम्पैक्ट ना करें। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक में आ जाते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडियाज ट्रांसफर पावर्स एंड द फेडरल डिबेट। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ordered the transfer of senior officials including the chief secretary and DGP of West Bengal ahead of the 2026 assembly elections, sparking a constitutional controversy। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसने वेस्ट बंगाल के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी का ट्रांसफ़र कर दिया, और ये किया है उसने जस्ट जो असेंबली इलेक्शंस होने वाले हैं वेस्ट बंगाल में उनके ठीक पहले। तो इससे कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई है रिगार्डिंग द अथॉरिटी ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, व्हाट इज़ द एक्चुअल फ्रेमवर्क व्हेन इट कम्स टू दीज ट्रांसफर्स एंड वाई डिड इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टेक सच अ स्टेप। तो चलिए इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर देख लेते हैं। तो चुनाव के ठीक पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ट्रांसफ़र कर देती है सीनियर आईएएस एंड आईपीएस ऑफिसर्स को वेस्ट बंगाल से। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि ये उसने किया है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस बनाए रखने के लिए, जबकि स्टेट गवर्नमेंट्स का कहना है कि भाई ये तो यूनिलैटरल ट्रांसफ़र है, आपने हमारी इसमें राय ही नहीं ली है, इसके लिए आपके पास कोई स्टैट्यूटरी पावर ही नहीं है ये करने की, और हमारा फेडरलिज्म के कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट जाता है आपका ये ट्रांसफ़र। तो चलिए इसके पॉलिटिक्स में ना पढ़ के हम पहले तो ये देख लेते हैं कि क्या वाकई कॉन्स्टिट्यूशन ये अथॉरिटी देता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, और इससे रिलेटेड क्या फ्रेमवर्क्स हैं। तो आर्टिकल 324 जो है ये इलेक्शन कमीशन को पावर देता है सुप्रिटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल ओवर द इलेक्शंस। अब सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ये जो पावर्स दे रहा है आर्टिकल 324 ये कैसी पावर्स हैं, ये प्लीनरी पावर्स हैं। इसका मतलब जहाँ पे लॉ साइलेंट है यानी क्लियरली जहाँ पे नहीं मेंशन्ड है, ऐसी जगह में जब एक्शन लेने की बात है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास फ्रीडम है कि उसको जो सही लगता है वो फैसले ले सकती है। कब? जब क्लियरली नहीं रिटर्न है कोई पर्टिकुलर केस में तो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का एक केस आता है मोहिंदर सिंह गिल वर्सेस चीफ इलेक्शन कमिश्नर। इसमें सुप्रीम कोर्ट बोलती है कि आर्टिकल 324 की जो पावर्स हैं दे आर नॉट एब्सोल्यूट, यानी कि एब्सोल्यूट नहीं है, एंड दे मस्ट कन्फॉर्म टू एग्जिस्टिंग लॉ एंड फॉलो द रूल ऑफ लॉ एंड नेचुरल जस्टिस। इसका मतलब इन दोनों को मिला के समझते हैं कि जहाँ पे क्लियरली रिटर्न नहीं है वहाँ तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास फ्रीडम है डिसीजन लेने का, अपना लॉ बनाने का, लेकिन ये जो लॉ बनाने वाला है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये जो नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल है इसको वॉयलेट नहीं करना चाहिए, और जो पहले से एग्जिस्टिंग लॉ हैं उनके साथ इसको लॉजिकली अलाइन होना चाहिए। आप बिल्कुल उल्टा ही कोई लॉ नहीं ला सकते सिर्फ इसलिए कि वहाँ पे पहले से कुछ लिखा नहीं था। ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। अब जब इंडिया में इलेक्शंस की बात होती है तो सबसे इंपॉर्टेंट जो एक्ट है वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। क्यों? क्योंकि ये लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है इलेक्शंस के लिए। लेकिन इस एक्ट में भी कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ है कि जो टॉप ऑफिशियल्स है उनको इलेक्शन कमीशन ट्रांसफ़र कर सकता है स्टेट के, है ना। तो क्लियरली इसमें भी नहीं लिखा हुआ है। ऑफिसर्स के बारे में इस एक्ट में सिर्फ ये लिखा हुआ है कि वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के डेपुटेशन में माने जाते हैं। जब इलेक्शंस हो रहे हैं उस स्टेट में तो वहाँ के जो ऑफिसर हैं जो इलेक्शन ड्यूटी में हैं वो माने जाते हैं कि वो डेपुटेशन में है भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के, यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उनके ऊपर डिसिप्लिनरी कंट्रोल रखता है। जबकि जो ऑल इंडिया सर्विसेज एक्ट है वो आईएएस और आईपीएस ऑफिसर के ट्रांसफ़र और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल को देखता है। ठीक है, और इस एक्ट में क्या लिखा हुआ है कि उनका ट्रांसफ़र और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल कौन गवर्न करेगा, तो स्टेट गवर्नमेंट्स करेंगे।
क्लियर है? तो ऑल इंडिया सर्विसेज एक्ट बोलता है कि ट्रांसफर करने की पावर किसके पास है? स्टेट गवर्नमेंट के पास है। जबकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जिस एक्ट से पावर डिराइव कर रहा है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, उसमें कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ है कि स्टेट गवर्नमेंट से बिना पूछे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ट्रांसफ़र कर सकता है IAS या IPS ऑफिसर्स को। अभी क्या सिचुएशन है? सुप्रीम कोर्ट कहती है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास है प्लीनरी पावर्स, यानी कि जहाँ पे लॉज नहीं लिखे हुए हैं वहाँ पे डिसीजन लेने का फ्रीडम है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास, यानी कि वो चूंकि नहीं लिखा हुआ है कि ट्रांसफ़र करने की पावर है या नहीं है इस बारे में एक्सप्लिसिटली, इसलिए वो इस बारे में डिसीजन खुद से ले सकती है। लेकिन ये जो प्लीनरी पावर्स हैं उसकी, ये नेचुरल जस्टिस के सिस्टम को फॉलो करना चाहिए। अभी इस मैटर का इसको फाइनल कंक्लूजन मत समझिए, क्योंकि ये हाई कोर्ट लेवल पे पहुंचा था और हाई कोर्ट में इसकी PIL रिजेक्ट कर दी गई है। यानी कि हाई कोर्ट ने माना है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यहाँ पे पावर रखती है ट्रांसफ़र करने का, लेकिन आगे मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी जाएगा और फिर इस पर जो डिसीजन आएगा उसको हम तब कवर करेंगे। ठीक है, आपके लिए यहाँ पे सिर्फ ये जानना जरूरी था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन में क्या पोजीशन है, सुप्रीम कोर्ट ने इसके पोजीशन के बारे में क्या कहा है और ट्रांसफर से रिलेटेड इसकी क्या पावर्स हैं। चलिए तो अब आ जाते हैं आज के लास्ट टॉपिक में। आज का लास्ट टॉपिक है भवसागर रेफरल सेंटर। Ministry of Environment, Forest and Climate Change has notified the Bhavsagar Referral Center at Center for Marine Living Resources and Ecology as a national repository for deep sea fauna under the Biological Diversity Act 2002। तो जो एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री है उसने अभी अभी नोटिफाई किया है भवसागर रेफरल सेंटर को। किस रूप में नोटिफाई किया है? तो एक नेशनल रिपोजिटरी फॉर डीप सी फौना। तो डीप सी फौना के लिए अब ये एक नेशनल रिपोजिटरी बनेगा भवसागर रेफरल सेंटर। और ये उसने किस एक्ट के तहत किया है? तो ये किया है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 के अंडर। तो चलिए देख लेते हैं कहाँ पे है ये भवसागर रेफरल सेंटर, अब इसके जो नया स्टेटस है वो क्या हो गया है और अब ये क्या फंक्शन करने वाला है। ये एक स्पेशलाइज्ड नेशनल फैसिलिटी है जहाँ पे क्या किया जाता है, डीप सी जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको स्टडी किया जाता है। ठीक है, तो इसको स्टडी करने के लिए क्या करते हैं, उनके कुछ सैंपल्स यहाँ पे रखे जाते हैं और प्रिजर्व किए जाते हैं ताकि उन पे फर्दर रिसर्च की जा सके। तो उसके लिए इम्पोर्टेंट सेंटर है और ये कहाँ लोकेटेड है? तो ये लोकेटेड है कोच्चि, केरला में। और किसके अंडर फंक्शन करता है? तो ये फंक्शन करता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस। देखिए यहाँ पे एक है सेंटर फॉर मरीन लिविंग रिसोर्स एंड इकोलॉजी। ठीक है, उसके अंडर में सिचुएटेड है, लेकिन आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। आप बेसिक ये समझ लीजिए कि जो भवसागर रेफरल सेंटर जिसकी बात चल रही है वो वर्क करता है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के अंडर और अब ये बन गया है एक नेशनल रिपोजिटरी। ठीक है, नेशनल रिपोजिटरी बन गया है, लेकिन नेशनल रिपोजिटरी किस चीज़ की बन गया है? तो ये बन गया है डीप सी फौना, है ना, एकदम समुद्र की गहराई में जो पाए जाते हैं, डीप सी में पाए जाते हैं ऐसे फौना। फौना यानी कि एनिमल्स, यानी और यहाँ पे बात हो रही है फिश और उससे रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स जो वहाँ पाए जाते हैं। तो डीप सी फौना के लिए ये बन गई है नेशनल रिपोजिटरी। अब इसका स्टेटस क्या हो गया? तो इसका स्टेटस हो गया स्टैट्यूटरी। स्टैट्यूटरी यानी कि पार्लियामेंट के किसी एक्ट से बना है। तो किस एक्ट से बना है? तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट जो हमारा 2002 का है। इस एक्ट को यूज़ करके जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है उसने ये स्टेटस इसको दिया है। अब यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट है उसने सिर्फ स्टेटस दिया है, लेकिन ये फंक्शन किसके अंदर करता है? तो ये फंक्शन करता है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के अंडर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस। और अब इसका क्या फ़ायदा होगा इसको नेशनल रिपोजिटरी बनाने का? तो अब चूंकि नेशनल रिपोजिटरी आ गई, यानी कि एक जगह पे हमारे जितना रिसर्च डेटा है, जो भी हमारी फाइंडिंग्स है वो सेफ होंगी, प्लस हमारे स्पेसिमेन भी सेव होंगे। तो इससे जो हमें फर्दर रिसर्च में आसानी होगी। और डीप सी के बारे में हमारे नॉलेज ऑलरेडी बहुत लिमिटेड है ना, सिर्फ इंडिया की बात नहीं हो रही है, ऑल ओवर द वर्ल्ड हमारा डीप सी में नॉलेज अभी काफ़ी लिमिटेड है और हम चाह रहे हैं कि इसको इम्प्रूव कर सके। तो ऐसे रिपोजिटरीज के लिए एक स्टेपिंग स्टोन के रूप में वर्क करेंगे। अब आगे कुछ सेलिएंट फीचर्स भी दिए हुए हैं और इंडिया के लिए जो सिग्निफिकेंस है वो भी दिया हुआ है, पर ये आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके लिए सिर्फ ये जानना इंपॉर्टेंट है कि एक इंस्टीट्यूट है जिसको नेशनल रिपोजिटरी बनाया गया है, तो किस कैटेगरी में उसको नेशनल रिपोजिटरी बनाया गया है, किस एक्ट के तहत बनाया गया है, तो अब उसकी लीगल स्टेटस क्या हो गई है और कौन से स्टेट में वो लोकेटेड है। ठीक है, बहुत ही बेसिक से इसका प्रीलिम्स का क्वेश्चन बनेगा इस टॉपिक से, तो इसके लिए आप बेसिक फैक्ट्स ही याद रखिए। ठीक है, तो आज के लिए इतने ही टॉपिक्स थे। अब आ जाते हैं हम MCQs में। पहले देखते हैं लास्ट वीडियो के जो क्वेश्चंस थे। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ स्पेस मिशंस, प्रोग्राम्स एंड देयर ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, आपको कॉलम्स मैच करने थे स्पेस प्रोग्राम्स के और उनके ऑब्जेक्टिव्स के, और इसका करेक्ट आंसर है A। अब देख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन। जो FCRA एक्ट हमने पढ़ा था उसके बारे में क्वेश्चन था। अगर आपने इसको सॉल्व किया तो आपको सेकंड स्टेटमेंट में एक बार डाउट आ सकता है, क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने इसको कवर किया था कि जो नया FCRA अमेंडमेंट बिल आ गया है
वो कहता है कि न्यूज़ प्रोडक्शन और ब्रॉडकास्टिंग से जुड़े लोगों को फॉरेन कंट्रीब्यूशन अब अलाउड नहीं है रिसीव करना। और ये स्टेटमेंट भी यही बात बोलता है, लेकिन इस स्टेटमेंट को हमने रॉन्ग लिया है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये बिल में कहा गया है ना, अभी ये पास होके एक्ट नहीं बना है, इस कारण ये स्टेटमेंट अभी तो इनकरेक्ट है जब तक कि बिल पास नहीं हो जाता। इस कारण इस क्वेश्चन का आंसर ए है। अब आ जाते हैं आज के क्वेश्चंस में। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू नॉन डिलीवरेबल डेरिवेटिव्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पे आपको 6 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, इनको पढ़िए और बताइए कि क्या आंसर होगा। अब आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन में, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द पावर्स ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। आपको बताना है कि इन 3 स्टेटमेंट से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। चलिए, अब आ जाते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन में। Recently, the Union government declared the Bhavsagar Referral Center as a national repository for deep sea fauna under the Biological Diversity Act 2002. In which of the following states is this center located? तो ये किस स्टेट में लोकेटेड है ये सेंटर? राइट, तो इन क्वेश्चंस को आप बना के देखिए और इनके जो भी आंसर है वो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, टेक केयर।